जी बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या, उसके जो है कुछ फीचर्स हमने पढ़े थे, उसकी कुछ टाइप्स पढ़ी थी, स्टेजेस पढ़ी थी। स्टेजेस के अंदर जो है वो उसकी स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी। आज हमने उसके कुछ मजीद उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। उसमें कुछ स्ट्रेटजीज भी आएंगी, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। उनको हम वन बाय वन देखते हैं। होपफुली आपको जो है कल वाले लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी आपको। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, पहले हम लोग ये देखेंगे। रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कि आप जिस मार्केट में, जिस इंडस्ट्री में आप बिलोंग करते हैं, उस इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के हवाले से कितने चेंज आ रहे हैं या क्या चेंज आ रहा है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद जो है अगर हो रही है तो कितनी स्पीड से हो रही है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी दूसरी मार्केट्स में, दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे जियोग्राफिकल एरियाज़ में वहाँ पे कब इंट्रोड्यूस हुई है, वो हमसे पहले इंट्रोड्यूस हो रही है, हमसे बाद में इंट्रोड्यूस हो रही है। इसके अगर एग्जांपल दें हम आपको कि आपके जो कल भी हम मोबाइल फ़ोन को डिस्कस कर रहे थे, पहले पुरानी टेक्नोलॉजी के मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई, आपके स्मार्टफोन आ गए आपके, ठीक है। टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो पुराने आपके जो फ़ोन से, जो सिंपल फ़ोन कीपैड वाले हुआ करते थे, उनकी जो डिमांड है या उनकी जो मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस है वो ख़त्म हो गई। वो उनका डिक्लाइन और बाद में विड्रॉल पे चले गए। रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर कितनी एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस है भी है कि नहीं, पहली बात। अगर है तो उसकी मार्केट के अंदर कितनी एक्सेप्टेंस है, ये चीज़ आपने देखनी है कि हमारा जो कस्टमर है हमारी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए विलिंग है या नहीं है, उसको सूट करती है या नहीं करती, ठीक है। ये चीज़ें भी आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जितने भी स्टेजेस हैं उनके स्पैन को जो है वो डिटरमिन करते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना लंबा या कितना छोटा होगा। उसके बाद है एक कंपेटिटर्स एंट्री। कंपेटिटर्स एंट्री जो है ये आपका जो कंपटीशन है, कंपटीशन आपका मार्केट में कितना है। अगर तो आपका मार्केट में कंपटीशन आपका बहुत कम है तो इसका मतलब है यू कैन इजीली एक्सपैंड योर मार्केट शेयर। अगर आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू फाइट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर। और इसके अलावा जितना मार्केट शेयर आपका कम होता जाएगा उतना आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपका जो है ना वो जल्दी आपका डिक्लाइन में चला जाएगा। जितना आपका मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, जितना आपका कंपटीशन आपका जो है ना वो कम होगा, जितना कंपटीशन में लीड कर सकोगे खुद को मार्केट लीडर बना सकोगे, तो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी उतना लंबा होगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस जो है कि ओवरऑल जो आपके कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लाइक वहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी है, लाइक वहाँ पे जो है लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, ये चीज़ें आपके जो है ना कस्टमर की परचेजिंग पावर को डिटरमिन करती हैं। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा मैनेजरियल फोर्सेस हैं, ये आपकी बेसिकली थोड़ी सी इंटरनल जो होती है ना आपकी मैनेजमेंट है, आपकी खुद की मैनेजमेंट भी आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर इम्पैक्ट करती है कि आप कितने अच्छे मैनेजर हो, आप अपने प्रोडक्ट को डिक्लाइन से कैसे बचाते हो। अगर डिक्लाइन की से बचने की स्ट्रेटजीज भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि जब सब प्रोडक्ट का डिक्लाइन आ जाता है तो क्या हम बिजनेस बंद कर दें, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। उसके बाद है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, कि आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर रिस्क को बियर करने की कितनी कैपेसिटी है। क्या आप इनोवेशन की तरफ अगर जाना चाहते हो, ज़ाहिर इनोवेशन अपनी प्रोडक्ट को जब भी इनोवेट करना उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो क्या आप रिस्क को टैकल कर सकते हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या इतने गट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मैटर करती है आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। अगर आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कम है तो आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपके प्रोडक्ट का वो छोटा होगा। और अगर आपकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी कि आप रिस्क ले सकते हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपका ज़्यादा लंबा होगा, बड़ा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत इम्पैक्ट करती हैं। वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी, कि आया आया कि कोई नया टैक्स इम्पोज हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली बजट आया, बजट में नया टैक्स इम्पोज होने की वजह से आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी तो आपकी
जो है उसकी मार्जिन कम हो जाएंगे। आप अपने मार्जिन को सस्टेन करने के लिए अपनी प्राइसेस इंक्रीज करते हैं। जब प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो मार्केट डिमांड है, आपकी मार्केट डिमांड आपकी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक ये भी पॉलिसी आ सकती है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर जो ना गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें। एक ये भी चीज़ें हैं, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से जो है ना वो इम्पैक्ट होगा, मार्केट शेयर जब डिस्टर्ब होगा इससे। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें आ जाती है कि आप जो प्रोडक्ट पहले सेल कर रहे थे पहले वो अलाउड थी, बाद में गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया कि इस चीज़ को आप मज़ीद सेल नहीं कर सकते, कोई ऐसी प्रोडक्ट आ गई है, या अगर उसको सेल करना है तो आप इसमें फलाना चेंजेस करके सेल करें वगैरह वगैरह। ठीक है। ये चीज़ें जो हैं सारी की सारी आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं कि वो कितना लंबा या कितना जो है ना वो छोटा होगा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ज़ाहिर है जो मार्केटर है, मार्केटर के लिए तो फेवरेबल सिचुएशन यही है कि उसकी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेन का हो। ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मैं अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहा था कि जब हमारे पास डिक्लाइन की स्टेज आती है तो क्या डिक्लाइन की स्टेज में हम उसको विड्रॉल तक जाने दें, क्या आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी प्रोडक्शन ज़ीरो करके तो हम उसको जो है ना सेल करना बंद कर दें? अगर हम ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे तो एक स्टेज आएगी कि हमारी जो है ना वो बिज़नेस हम लोग बंद करके बैठ जाएंगे। इसका हल ये है कि हमने अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कैसे करना है, ये नीचे कुछ ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, कि जब आपको लगे कि आपका डिक्लाइन आने वाला है या डिक्लाइन आ रहा है तो आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन ले आएँ। कोई उसके अंदर आप जो है वो कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करवा दें, कोई नई पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करवा दें। ठीक है। नया टेस्ट इंट्रोड्यूस करवा दें अपनी प्रोडक्ट के अंदर। तो आपका जो डिक्लाइन है, आपका डिक्लाइन है वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। मतलब प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम होना स्टार्ट हुई, आपने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की तो आपका दोबारा जो है ना वो जो है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिवाइव करना स्टार्ट कर देगा आपका। ठीक है। उसके बाद है एंट्री इन न्यू मार्केट। आप मिसाल के तौर पे पहले जो है प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपना यहाँ पे पंजाब में, आप पूरे पंजाब में सेल कर रहे हैं, आप अपनी मार्केट चेंज कर लेते हैं। आप कहते हैं मैं केपीके में चला जाता हूँ या मैं सिंध में चला जाता हूँ। अब अपनी मार्केट को जो है ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि मैं नए तरह के कस्टमर्स के पास चला जाता हूँ अपनी प्रोडक्ट लेके। वहाँ पे मेरी अभी प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा वहाँ पे यूजेज नहीं है, मैं वहाँ पे जाके जो लोग हैं उनको अपना कस्टमर बनाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद है प्रमोटिंग फ्रीक्वेंट यूज़, कि आप जो है कुछ ऐसे गिग्स ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करें कि आप अपने प्रोडक्ट का जो यूज़ है उसको जो है ना वो करें, इंक्रीज़ करें। ठीक है। आपको याद होगा जब हम कंपटीशन के बारे में भी पढ़े थे वहाँ पे था कि मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज़ करना है। मैंने आपको बताया था नए कस्टमर्स ले आए या प्रोडक्ट का यूज़ इंक्रीज़ कर लें। ये प्रोडक्ट का यूज़ इंक्रीज़ करने के जो तरीके हमने वहाँ पढ़े थे वो भी है। इसमें एक ये भी आ सकता है कि आप जो है वो इस तरह के वो कह लेंगे जी, जैसे मुझे याद है क्रंच बाइट ने एक बार जो है ना वो यहाँ पे, वैसे मेरे बेशुमार एग्जांपल है लेकिन लोकल एग्जांपल अगर दूं तो क्रंच बाइट ने एक बार ये काम स्टार्ट किया था कि आप जो है एक मंथ के अंदर एटलीस्ट 3 बार आपने विजिट किया हो। ठीक है। ये जो है क्रंच बाइट को, वो 3 बार विजिट करने में आपने जो है ना 10,000 रुपये की शॉपिंग की हो उनसे, यानी कि उनसे बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह जो है ना वो आपने उनसे वो लिए हों। अच्छा, वो हर बार जो है वो आपको ज़्यादा बिल तो देते हैं। अब अगर आपने 10,000 की लिमिट आप क्रॉस कर जाते हैं तो वो आप एक कुरंदाजी में शामिल हो जाएंगे। जब कुरंदाजी में शामिल होंगे तो एक मंथ बाद जो है एक लकी ड्रा होगा, उस लकी ड्रा में उन्होंने जो है ना वो मोटर बाइक वो गिफ्ट करनी थी कस्टमर्स को, कि जिसका वो नाम निकलता है। आप इस तरीके से इस तरह के कोई टैक्टिक्स या इस तरह के कोई गिग्स ला के अपने प्रोडक्ट के जो यूज़ है उसको कस्टमर के पास हो उसको इंक्रीज करें, कि उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करें आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को। ये डिक्लाइन की स्टेज में आपने जो है ना डिक्लाइन को अवॉइड करने की स्ट्रेटजीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। डेवलपिंग डिफरेंट यूज़, पहले था फ्रीक्वेंट यूज़ के ज़्यादा यूज़ करें, अब है डिफरेंट यूज़ कि आपकी प्रोडक्ट को डिफरेंट तरीके से यूज़ कर ले। ठीक है। अच्छा, डेवलपिंग डिफरेंट यूजेस और फाइंडिंग न्यू यूजेस, ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलता जुलते हैं, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, डिफरेंट यूजेस क्या है कि पहले जो है ना मिसाल के तौर पे अब नेशनल जो कंपनी है उनका जो है वो चाट मसाला, पहले मिसाल के तौर पे जी वो सिर्फ आप घर में अगर चना चाट बनी है उसमें डालते थे, या आप जो है ना सिर्फ वो दही भल्ले जी उसमें डालते थे, मिसाल के तौर पे हम इसको ज्यूम कर लेते हैं।
आप नए यूजेज जो हैं उनको प्रमोट करें कि आपने जी कल को कोई रायता या कोई चटनी या ऐसी कोई चीज़ बनानी है समोसा के साथ, पकौड़ों के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ, तो आप या खाने के साथ आप उसमें भी चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। आप समोसों की जब वो मटेरियल उसकी जैसे फिलिंग जब आप बना रहे हैं, आप उसके अंदर चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो वाला। अब मकसद क्या है कि आपने नए यूज़ जो है वो सजेस्ट करने हैं अपने कस्टमर को थ्रू एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के, वो जो है आपकी, ताकि अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट का यूज़ है वो इंक्रीज हो इसमें, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉडर्न एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन, कि आप जो है आप इसमें नई तरह के जो प्रमोशन है या जो सेल है, सेल सेल प्रमोशन जैसे डिस्काउंट्स आ जाते हैं कि जी बाय वन गेट वन फ्री, या जो है वो आपने जो लार्जर क्वांटिटी जब परचेज करेंगे तो उसमें जो है ना आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। आप इस तरह की सेल प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। आप जो आपके रिटेलर्स हैं, आप रिटेलर्स को जो है ना वो फंड कर सकते हैं कि आप जो है ना हमारी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट है जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि कस्टमर जो है ना हमारी प्रोडक्ट आके परचेज करे, उसकी वजह से हम आपको इतने पैसे पे करेंगे या हम आपको ये इंसेंटिव देंगे। इस तरह की जो सेल प्रमोशन है आप लोग उनको आप कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी नई एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, क्योंकि आपके जो कस्टमर है ना वो एक ही तरह के ऐड देख देख के भी बोर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखते हैं कि कंपनी समटाइम नई प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर की, कोई ऐड नया बनाते जाते हैं, ऐड नया बनाते जाते हैं। वो ऐड नया इसलिए बनाते हैं ताकि आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट से बोर ना हो, और द डे कस्टमर गेट बोर फ्रॉम योर प्रोडक्ट ही विल श्योरली लीव योर प्रोडक्ट टुडे और टुमारो, ठीक है, वो आज या कल आपके ब्रांड को छोड़ के चला जाएगा। ओके, अच्छा, ये हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सर आपने पढ़ा, ठीक है, कुछ स्टेजेस पढ़ी हैं वगैरह वगैरह। अब इसके यूजबिलिटी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में, मार्केटर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ये क्यों ज़रूरी है, या क्यों उसको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है और मेरी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसकी क्या जो है ना वो प्रोडिक्शन क्या है उसकी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हेल्पफुल इन सेल्स फॉरकास्टिंग। आपको सेल्स को फॉरकास्ट करने में, फॉरकास्ट होता है कि जी फ्यूचर को आप अभी इमेजिन जो करते हैं, फ्यूचर की जो प्रोडिक्शन है वो करते हैं। आपकी सेल्स की प्रोडिक्शन को हेल्प आउट करती है कि जी आप अपना अभी का और अपना पास्ट आप लोग वो देखते हुए आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी अच्छा अभी हम मेच्योरिटी पे हैं, तो मेच्योरिटी हमारी कितनी देर चलेगी, और मेजोरिटी जब जितनी देर चलेगी उसमें हमारी सेल कितनी होगी हमारी वगैरह वगैरह, ठीक है। आपकी सेल की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। जब आपकी सेल की फोरकास्टिंग करेंगे तो आपके कुछ चीज़ें नेक्स्ट भी डिस्कस होंगी इसी स्लाइड के अंदर, और उसमें जो है ना सेल की फोरकास्टिंग से आप अपनी डिमांड की जो है सॉरी प्रोडक्शन की फोरकास्टिंग कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। हेल्पफुल एज प्रोडिक्टिव टूल, ये वही चीज़ है कि अगर सेल को आप प्रोडिक्ट कर रहे हैं, पहले आप उसको जो है ना इमेजिन कर रहे हैं, आप बेस्ड ऑन योर प्रीवियस डाटा या बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपको अपनी रॉ मटेरियल का पता होगा, प्रोडिक्ट पता होगा कि जी हमने जो है रॉ मटेरियल कितना जो है ना वो लेके आना, या इसके अलावा आपको जो मार्केट का एनवायरनमेंट है आप उसको प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके ओवरऑल मार्केट की जो हालात है क्या होगा, मार्केट में चीज़ महंगी होगी, सस्ती होगी, जो है हमारे कंपटीशन का क्या सूरत हाल होगी। आप इन सब चीज़ों को प्रोडिक्ट कर सकते हैं। हेल्पफुल एज प्लानिंग टूल, जब आपको इंफॉर्मेशन होगी तो आप इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली प्लान भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन प्लान कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट प्लान कर सकते हैं, आप लोग इवेंट्स प्लान कर सकते हैं, आप लोग प्रमोशंस प्लान कर सकते हैं, आप लोग जो है स्पॉन्सरशिप प्लान कर सकते हैं। जितने भी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग है आप अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बेस पे आप लोग उसको प्लान कर सकते हैं। हेल्पफुल एज कंट्रोल टूल, आप लोगों ने वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में जब मैनेजमेंट के 4 फंक्शन पढ़े थे, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता है कि जो काम आप लोग कर रहे हैं आप लोग उसको साथ साथ एनालाइज करते हो, जांच रहे होते हैं कि अदर वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक, या कुछ देर आर जो ना थोड़ी बहुत आपको चेंजेस की ज़रूरत है उसके अंदर। ये चीज़ें जो है ना वो ओके, कंट्रोल टूल की आप इसमें चेक कर लेते हैं कि जी जो हमने प्लान किया हुआ था अपनी रेवेन्यूज के हवाले से, अपने प्रॉफिट्स के हवाले से, अपने प्रोडक्शन के हवाले से, आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के साथ साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हम लोग जो है आइदर वी आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक, या उसमें कुछ चेंजेस हमने चाहिए हमें उसमें। हेल्पफुल इन फ्रेमिंग मार्केटिंग प्रोग्राम, अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को प्रिपेयर और फ्रेम करने में हमें हेल्प आउट करता है। जैसे कि रिटेलर्स को हमने कितने इंसेंटिव्स देने हैं, कंज्यूमर्स को कौन कौन से इंसेंटिव देने हैं, हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे डिवाइस करना है, हमने प्रमोशन कैसे करनी है, कहाँ पे करनी है, किस टाइप की करनी है प्रमोशन पे, हमने जो है वो कितना एक्सपेंस कितना करना है।
उसके बाद है हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, में प्राइस को डिटर्मिन करने में, प्राइस को सेट करने में हेल्प करती है कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके और हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमने कौन सी यूज़ करनी है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम लोग इस चैप्टर के बाद होपफुली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे हम लोग। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमारी कौन सी होनी चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन हमने जो है ना वो कितना होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन का हमारा जो है वो सेटिंग जो है वो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें यूज़ करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, जब डिक्लाइन आ रहा है, वो डिक्लाइन से बचने के लिए, जैसे मैं अभी लास्ट स्लाइड में बात कर रहा था, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन हो सकती है। समटाइम हम लोग न्यू प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, न्यू रेलिवेंट प्रोडक्ट। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब आमतौर पे मैं जो चिप्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो है वो लेस के पराठो चिप्स यूज़ करते हैं या किसी भी कंपनी के, हम कल को वेजिटेबल चिप्स जो है ना वो हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि जी हम जो आपकी पालक है, पालक के चिप्स जो है ना वो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हम लोग फ्रूट्स के चिप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट में फ्रूट्स के चिप्स अवेलेबल भी हैं, स्ट्रॉबेरीज का है, गावा का है, ठीक, और भी चिप्स अवेलेबल भी हैं। हम इस तरह के किसी फ्रूट्स का जो चिप्स है, कीवी का या कोई भी फ्रूट है, हम वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यानी कि हम नई प्रोडक्ट बना के अपने डिक्लाइन से बचने की कोशिश कर सकते हैं। कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हम लोग अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हमने कल डिस्कस किया था कि जी नो टू प्रोडक्ट्स हैव सेम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हम लोग उनकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बेस पे हम लोग उनको कंपैरिजन उनका कर सकते हैं कि किसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लंबा है, ज़्यादा टाइम स्पेन ज़्यादा है, और किसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है उसका टाइम स्पेन कम है, और ज़्यादा वाले का ज़्यादा क्यों है, कम वाले का कम क्यों है। तो हम जिसका कम है एक्सपेक्टेडली हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और इसके अकॉर्डिंगली अगर किसी का लाइफ स्पेन कम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, तो टाइम स्पेन कम है, तो हम उसकी जो है अकॉर्डिंगली या तो उसकी सेल को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें लगे उसकी सेल इंक्रीज नहीं होगी तो हम उसकी प्रोडक्शन कम करके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, क्योंकि एक स्टेज के बाद जाके हमें उसको छोड़ना पड़ जाना, उस प्रोडक्ट को उसको विड्रॉ करना पड़ जाना हमें उसे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपकी जो मार्केटर्स हैं उसकी एवरी मार्केटर ट्राइज दैट हिज प्रोडक्ट शुड स्टे इन मार्केट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड, जैसे मैं पहले कह रहा था। थस ही हैज टू टेक अप वेरियस स्ट्रेटजीज, उसको डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो ऑप्ट करनी पड़ती हैं ताकि अपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैक्सिमाइज कर सके, उसकी लेंथ को जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो बढ़ा सके, ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर सके। चार स्ट्रेटजीज आपको पता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अब इनके वन बाय वन हम लोग स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं, वो क्या है। इंट्रोडक्शन स्टेज, द इंट्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट विद लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। हम मार्केटर जो है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। द प्रोडक्ट इज न्यू वन, सो सेल लेवल इज लो एंड प्रॉफिट्स आर नेगेटिव। जैसे मैंने कल भी बताया था कि जी इंट्रोडक्शन में आपकी सेल बहुत कम होती है और आपकी फिक्स कॉस्ट की वजह से आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी आप लॉस को बियर करते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने अगर कल को कोई बिजनेस करना है, आप लोगों ने या जनरल आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की चाहिए, तो स्टार्ट में आपको जो अगर कोई लॉस थोड़ा टाइम बियर करना पड़ रहा है तो आप लोग उसको एज ए लॉस ना कंसिडर करें, क्योंकि अगर आप जो नेगेटिव रेवेन्यू है, नेगेटिव प्रॉफिट्स हैं, आप उनको अगर लॉस कंसिडर करेंगे ना तो आपका मोराल जो है वो डाउन होगा। आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया करें। आपने बाकी भी हॉल के ऊपर, शॉप के ऊपर या आउटलेट के ऊपर बाकी भी इन्वेस्टमेंट की होती है। आप उस जो कुछ टाइम के लिए आपको जो लॉस बेयर करना पड़ता है, उस लॉस की बजाय आप लोग एज ए इन्वेस्टमेंट जब कंसिडर करेंगे तो आपका जो मोराल है वो आप रहेगा और आप जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकोगे, आपका मोटिवेशन लेवल आपका इंक्रीज रहेगा। It is very crucial stage for marketer because the success or the failure of the product is very much determined in this stage. वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप इंट्रोडक्शन में ही अपने आप को नहीं मनवा पाओगे ना तो आगे नहीं जा पाओगे। इंट्रोडक्शन के बाद हो सकता है आप लोग मैक्सिमम ग्रोथ में जाकर बंद हो जाओ, ग्रोथ के टाइम में आप लोग फ्लॉप हो जाओ। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन में अपनी छाप अच्छी बना ली है आपने, तो आपको ग्रोथ जल्दी मिल जाएगी। अब इसकी एग्जांपल दूं, नेक्स्ट कोला जब आया था, नेक्स्ट कोला ने इतनी प्रमोशन की थी, सब कुछ किया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो कलर स्कीम है वो कोको कोला की कॉपी की थी। उनके चाहे ट्रक्स थे, उनके चाहे वो बॉटल की जो थी वो पैकेजिंग थी, उनका डिज़ाइन था, वो कोको कोला से रिजेम्बलेंस थी। तो एक जनरल परसेप्शन ये बन गया ये तो ऑलरेडी कॉपी कर रहे हैं। तो मेरे जैसे कई बंदों ने वो नेक्स्ट कोला ट्राई भी नहीं थी, एक तो बंदा ट्राई करने की, जिन्होंने ट्राई की उन्होंने भी बताया कि जिसका टेस्ट नहीं समझ आएगा, उसका टेस्ट भी मारा गया था उसका। मेरे जैसे कई बंदों ने ट्राई भी नहीं की कि यार ये ऑलरेडी कॉपी कर रहे हैं कोको कोला को, तो इन्होंने अपनी खुद की इनकी आइडेंटिटी नहीं है,
तो उनकी प्रोडक्ट भी इनकी अकॉर्डिंगली फर्क ही होगी, क्योंकि जनरल परसेप्शन जाहिर बन जाती है कंज्यूमर की। ठीक है, अब वो इंट्रोडक्शन के अंदर जाके अब देखिए उन्होंने जो है ना वो अपना रिक्रूट खराब कर ली। अब उनके जो है ना मार्केट शेयर अकॉर्डिंगली बहुत कम है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो मूवीज़ के अंदर भी इन्वेस्ट किया, जवानी फिर नहीं आनी उसमें भी इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो है ना वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर काम किया। आप देखिए शहरों में जो है ना नेक्स्ट कोला नज़र नहीं आती, आती है तो बहुत कम, जाती है तो देहातों वाली साइड पे जो है नेक्स्ट कोला जाती है। शहरों में उन्होंने एफर्ट की लेकिन वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाए। स्ट्रेटजीज क्या है? मेक प्रॉपर एडवर्टीजमेंट बिफोर द प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट। प्रॉपर एडवर्टीजमेंट करें, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, ताकि क्योंकि कस्टमर की माइंड मेकिंग के अंदर भी टाइम लगता है। जैसे आप लोग मैंने कल भी जिक्र कर रहा था कि प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं ना, कुछ अर्सा पहले कि जी लॉन्चिंग ऑन 3 नवंबर, यानी कि 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले जो है ना यार लोगों को मेंटली तैयार कर रहे होते हैं कि वी आर लॉन्चिंग समथिंग न्यू। ठीक है, शॉर्टन द पीरियड ऑफ इंट्रोडक्शन एज फार एज पॉसिबल। कोशिश करें कि आपकी इंट्रोडक्शन का जो पीरियड है, आपका जो टाइम है वो कम से कम हो, ताकि आपके प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी ग्रोथ वाली स्टेज में जा सके। जितनी जल्दी ग्रोथ वाली स्टेज में चली जाएगी उतनी जल्दी जो है आपके लिए अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना, अपनी फाइनेंशियल वेल्थ को इंक्रीज करना, मार्केट रिप्यूट को इंक्रीज करना आपके लिए आसान होगा। हैवी एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये अंडरस्टूड चीज़ है, आपको प्रमोशन हैवी करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट्स आपको मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी। जब आप एडवर्टीजमेंट मैक्सिमाइज करेंगे तभी लोग आपके प्रोडक्ट से, आपके ब्रांड से अवेयर होंगे। ठीक है, उसमें आपको गिफ्ट देने पड़ते हैं, आपको डिस्काउंट देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड अट्रैक्टिव डिस्काउंट टू डीलर्स। आपके जो डीलर्स हैं, अगर एक बंदा पहले एरियल का डिटर्जेंट रख रहा है, आपने नया डिटर्जेंट बनाया, तो आपकी प्रोडक्ट वो क्यों रखेगा? उसको पता है कि ना इसको इस जो है मिसाल के तौर पे एसन ने कोई ब्रांड बनाया है, एसन डिटर्जेंट या कोई भी नाम रखा है, इसको ना कोई जानता है, उसको रख के नाम बिकना है ना, तो मैं इसको जो बिकते हैं एरियल है, सर्फ एक्सेल है, मैं वो ना रखूँ भाई। उसके लिए आपको अट्रैक्टिव डील्स देनी पड़ेंगी डीलर्स को, रिटेलर्स को, जो मिडिल मैन है, तो भाई मेरी प्रोडक्ट रख लो, इन मेरी प्रोडक्ट के अगेंस्ट मैं आपको इतने जो इंसेंटिव दूंगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव हो सकते हैं और डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स होते हैं इसमें अवेलेबल। इफ प्रोडक्ट इज टेक्निकल देन अडॉप्ट स्कीमिंग प्राइसेस। अच्छा, ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी के हवाले से कि आपकी आम तौर पर जनरल परसेप्शन है कि आप इंट्रोडक्शन स्टेज में अपनी जो प्राइसेस है, अपने प्राइसेस आप लोग लो रखते हैं। क्यों लो रखते हैं? टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड टू पेनिट्रेट इन द मार्केट, कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना और मार्केट में घुसने की कोशिश करनी है, क्योंकि लाभ डिमांड भी कहता है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन एक चीज़ देखें कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट टेक्निकल है या आपके पास आप फर्स्ट मूवर हैं उस प्रोडक्ट के, आपने इंट्रोड्यूस करवाई है वो प्रोडक्ट, आपका कंपटीशन इतना नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी अगर आप लोगों ने पहले पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी तो जो है ना उसमें स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्कीमिंग का मतलब होता है ज़्यादा प्राइस चार्ज करना। ग्रोथ स्टेज, दूसरी स्टेज थी, इफ द न्यू प्रोडक्ट सेटिस्फाई द मार्केट। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में कस्टमर को सेटिस्फाई कर लेती है तो वो नेक्स्ट स्टेज में हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी थी? हमारी इसकी ग्रोथ की स्टेज। इसकी स्ट्रेटजीज क्या है? इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको जो कस्टमर का फीडबैक मिला या आपने जो खुद एनालाइज किया है कि देयर मस्ट बी सम इम्प्रूवमेंट्स इन आवर प्रोडक्ट, ठीक है, अब वो वाली इम्प्रूवमेंट्स करते हैं। उसके बाद ऐड न्यू प्रोडक्ट फीचर, आप उसमें जो है इम्प्रूवमेंट के साथ साथ नए फीचर्स भी ऐड करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट का स्टाइल जो हल्का फुल्का मॉडिफाई करते हैं ताकि कस्टमर जो है वो बना रहे आपके साथ। एंटर इनटू न्यू मार्केट्स एरिया, आप अपनी मार्केट को भी एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। पहले मिसाल के तौर आप सिर्फ नारवाल में थे, आप शरीगढ़ में जाने की कोशिश करते हैं, आप मुजफ्फरनगर में जाने की कोशिश करते हैं। अब जो करीब करीब की मार्केट्स है आप उनमें एंटर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू आर ग्रोइंग एंड यू वांट टू ग्रो योर मार्केट शेयर ऑब्वियसली। इंक्रीज प्राइस टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, आपको इंट्रोडक्शन में आपने प्राइस कम रखी थी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइसेस के अंदर ना हल्के हल्के जंप्स करते हैं, प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हो रही है, तो अगर जो है हमारा वो कस्टमर सेटिस्फाई है हमसे, तो वो हमारी प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, चाहे हम थोड़ी बहुत प्राइस इंक्रीज भी कर लें। अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जो है वो भी आप लोग इंक्रीज करें या उनको मेंटेन करके रखें, क्योंकि आपने अगर कोई जैसे अभी कोई नई मॉडिफिकेशन लेके आए, नई उसमें कोई फीचर इंट्रोड्यूस करवाएं, एंड यू नीड टू कम्युनिकेट दोज फीचर टू कस्टमर्स, ठीक है, तो उसको कम्युनिकेशन आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के जरिए होगी। अपने जो वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप लोग स्ट्रेंथन करें। स्ट्रेंथन कैसे करेंगे? अपने रिटेलर्स इंक्रीज करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स इंक्रीज करेंगे। पहले सिर्फ आप 2-3 की बेस पे काम कर रहे थे, फिर आप जो है जब दूसरे शहरों में जा रहे हैं तो आपको वहाँ के लिए रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर अलग चाहिए।
अपने जो प्रोडक्ट के अंदर न्यू वर्जन्स ले आते हैं, नए मॉडल्स ले आते हैं, नए प्राइस रेंजेस ले आते हैं। ये बेसिकली वो मॉडिफिकेशन के हवाले से ये चीज़ें हैं सारी। क्रिएट ब्रांड इमेज ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज, वही था कि अपने जो ब्रांड इमेज है, ब्रांड इमेज को आप लोग स्ट्रेंथन करें। आप लोग ब्रांड इक्विटी आप लोगों ने जब पढ़ी थी, ब्रांड इक्विटी का जो ब्रांड रेजोनेंस मॉडल था उसमें ब्रांड इमेज का एक कंपोनेंट था, अगर आप लोगों को याद हो। फाइव में तो आप लोगों ने नहीं बताया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक ब्रांड इमेज का एक मॉडल था। आज से जब ब्रांड इक्विटी बिल्ड हो रही होती है तो आपको ब्रांड इमेज के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो ब्रांड इमेज है वो आपकी सेल को डिटरमिन करता है, आपकी जो कितनी देर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चलेगा उस चीज़ को डिटरमिन करता है आपका ब्रांड इमेज। तो इसलिए आपको ब्रांड इमेज के ऊपर काम करना है, अपने ब्रांड इमेज को क्राफ्ट करना है आपको। एम्फसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई लाजमी रखना है। कस्टमर सेटिस्फाई नहीं, देन यू आर गॉन, यू आर लॉन्ग गॉन। कस्टमर को सेटिस्फाई करना है भैया आपने, किसी भी स्टेज में हो आप लोग। मेच्योरिटी स्टेज, अच्छा आपकी जो मेच्योरिटी स्टेज है इसकी जो ड्यूरेशन है डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन और ग्रोथ की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होती है मेच्योरिटी की, क्योंकि एक मेच्योरिटी में एक जगह पे आके आहिस्ता आहिस्ता पहले आपने रुकना होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे जाना स्टार्ट होना होता है। तो वो मेच्योरिटी में थोड़ा सा जो कंपनी है वो थोड़ा सा फाइट भी करने की कोशिश कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता कि डिक्लाइन ना स्टार्ट हो, डिक्लाइन ना स्टार्ट हो, और फाइट उसकी किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। जब फाइट जो है उसके कामयाब होना बंद हो जाए तो उसके बाद डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। और जो मेच्योरिटी है इसकी आपकी आमतौर पे जो है वो स्टेज है वो थोड़ी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। स्ट्रेटजीज क्या है? इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंट्रोड्यूस सम न्यू मॉडल्स। आप डिक्लाइन से बचने के लिए आप कोई नए वेरिएंट्स ले आते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, जो कस्टमर की जो नेगेटिव फीडबैक थे उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। गिव प्रॉपर अटेंशन टू इंक्रीज द यूजेज अमंग द करंट कस्टमर एंड आल्सो पुर्सू सम न्यू यूज ऑफ द प्रोडक्ट। ये वही चीज़ जो मैं स्टार्ट के स्लाइड्स में डिस्कस कर रहा था, और जो मैंने कंपैरेटिव डायनामिक्स का जो चैप्टर था उसमें भी कि अपने मार्केट शेयर को कैसे एक्सपैंड करना है, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि प्रोडक्ट के नए यूज इंट्रोड्यूस करवाएं या आप लोग जो है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, या दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, अपने प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी को इंक्रीज करना है आपने, टू स्ट्रेंथन or to lengthen the time span of growth stage, maturity stage, sorry. Try to convert non-user into users of the product, again वो पिछला पॉइंट जो है कि जो आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, या तो आपकी प्रोडक्ट को वो जानते नहीं है, या जानते हैं तो रिफ्यूज कर रहे हैं किसी नेगेटिव ओपिनियन की वजह से, या वो किसी दूसरे मार्केट में है। तो आप इस केस में क्या करते हैं, आप नॉन यूजर को यूजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंट्रोड्यूस न्यू पैकेजिंग एंड रैपर चैलेंज, पैकेजिंग एंड रैपर और चेंज पॉलिसी। आप पैकेजिंग न्यू इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लोअरिंग द प्राइस टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, आप उन प्राइसेस को अब देखें, इंट्रोडक्शन में प्राइस कम थी, ग्रोथ में आपने ज़्यादा की, मेच्योरिटी में फिर आप कम करना हल्का फुल्का स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने जो कस्टमर हैं उनको अट्रैक्ट करना है। मिडिल मैन मार्जिन इंक्रीज, आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रिटेलर्स हैं, आप लोग उनके ऊपर काम करते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट जो है ना उसका मेच्योरिटी चल रही है, इसके बाद डिक्लाइन आना है, तो आप थोड़ा सा हमें हेल्प आउट करो कि हम हमारी मार्केट प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल रहे और कस्टमर उसको परचेज करते रहे, हम आपका इंसेंटिव इंक्रीज कर देते हैं। कि प्रॉपर एम्फेसिस अपनी जो प्रमोशन है और प्रोग्राम्स है उसके ऊपर प्रॉपर एम्फेसिस करें, तो भाई हम अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। आप लोग मार्केट शेयर इंक्रीज करने वाली जो हैं वो स्ट्रेटेजीज वो आउट करें। जो कस्टमर्स आपके ब्रांड को छोड़ के जा रहे हैं या जा चुके हैं उनको वापस लेके आने की कोशिश करें। जैसे वो होता है ना, सिम लगा हुआ ऑफर होती है कि आपने प्लान दिन से सिम इस्तेमाल नहीं की तो सिम डालने आपको इतना ये मिलेगा वो मिलेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की टैक्टिक्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चेंज इन द स्टाइल एंड डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट के स्टाइल और डिज़ाइन के अंदर जो है आप लोग चेंज लेके आ सकते हैं। The firm can improve his sales by changing one or more element of marketing mix। आप जो है अपने मार्केटिंग मिक्स को चेंज कर सकते हैं, सिर्फ लाजमी नहीं प्राइस को चेंज करना, प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन की भी बात होगी, यहाँ पे प्राइस की भी बात होगी, प्रमोशन की भी बात होगी। आप लोग अपना फिजिकल एनवायरनमेंट जो चेंज 7 P's है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, प्रोसेस है, जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, इसलिए ताकि आपका जो वो मेच्योरिटी की जो स्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, आपका डिक्लाइन ना आए। ठीक है, डिक्लाइन स्टेज ये फाइनल स्टेज है जी किसी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट की बंदी होनी होती है अगर डिक्लाइन को कोई बंदा टैकल नहीं कर पाता तो। ठीक है, और इस ये बहुत क्रूशल स्टेज है, सारी स्टेज क्रूशल हैं लेकिन ये बहुत क्रूशल है क्योंकि इसके ये इस यहाँ पे आके ये डिटरमिन होता है कि जी आपने दोबारा रिवाइव करना है या अपना बिजनेस बंद करके बोरिया बिस्तरा गोल करके आप यहाँ से चलने वाले हो।
स्ट्रेटजीज अगेन वही, सबसे पहले इम्प्रूव द प्रोडक्ट इन फंक्शनल सेंस। तो प्रोडक्ट के फंक्शन जो है ना वो उस सेंस से में जो है ना आप उसको इम्प्रूव करें। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो उसकी बैटरी टाइमिंग इंक्रीज़ कर दें, उसके जो है ना वो कैमरे की क्वालिटी इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। इस तरह की इंप्रूवमेंट फंक्शनैलिटी अपने जो प्रोडक्ट की है वो आप लोग इंप्रूव करें। रिव्यू द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन प्रोग्राम, अपने मार्केटिंग और प्रोडक्शन प्रोग्राम है आप लोग उनको रिव्यू करें। आप लोग ये देखें कि वो जो सी जगह जहाँ से हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, फीडबैक नहीं मिल रहा, हम लोग वहाँ पे मज़ीद जो है प्रमोशन की मद में इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। जहाँ से हमें फीडबैक मिल रहा है वहाँ पे करें। एम्फोसिस ऑन कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स, अपने कॉस्ट को कंट्रोल करें। कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप लोग जो है आप लोगों ने वर्टिकल इंटीग्रेशन, जब हम B2B मार्केट पढ़ रहे थे हमने वर्टिकल इंटीग्रेशन की वाली चीज़ें पढ़ी थी, और चीज़ें पढ़ी थी। आप जिनसे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उनसे बार्गेन करके डिस्कस करके आप जो है अपनी कॉस्ट का जो परचेजिंग प्राइस है उसको कम से कम करें। आप जो है अपनी वेस्टेजेस को कम से कम करें, आपके जो प्रोडक्शन जो वेस्टेजेस होते हैं अपने जो है आपने जब प्रमोशन के एक्सपेंस थोड़े कम कर दिए तो वहाँ पे आके आपके जो है ना वो उससे भी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। अपने कॉस्ट को कम से कम करें ताकि आपको मिनिमम लेवल के जो प्रॉफिट डिजायर प्रॉफिट है वो तो मिलते रहे आपको। इकोनॉमी पैक्स और मॉडल्स में भी इंट्रोड्यूस, आप इकोनॉमी पैक्स के जी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करें आपको सस्ता मिल जाएगा। इस तरह की स्ट्रेटेजीज आप लोग लेके आ सकते हैं। सिलेक्टिव प्रमोशन वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पैकेजिंग मजीद चेंज कर आप जो है ना उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेके आ सकें। री यूजेबल पैकेजेस, जैसे मैंने कल लेस की एग्जांपल दी थी कि आप जो है वो लेस जो है री सील वाला जो है उस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं आप लोग जो है ना वो पैकेजिंग के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करें तो प्रोडक्ट के अंदर कौन सी कोई इनोवेशन आ सकती है कि नहीं आ सकती। जैसे मैंने वो आपको पोटैटो चिप्स के बाद फ्रूट चिप्स या वेजिटेबल चिप्स का मैंने आपको आइडिया दिया, इस तरह के काम कर सकते हैं। सेल्स इंसेंटिव स्कीम्स इंट्रोड्यूस टू गेट डीलर सपोर्ट, कि आप देखिए यहाँ पे भी आके कि डीलर जहाँ तक आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि डिक्लाइन में भी आप उसका जो इंसेंटिव है वो मैक्सिमाइज कर दें। अपने प्रॉफिट मार्जिन को मद्देनजर रखते हुए जितना मैक्सिमम उसको इंसेंटिव दे सकते हैं वो दें, कि आपके प्रोडक्ट को वो सपोर्ट करता रहे, आपका डीलर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता रहे कस्टमर्स के सामने, ठीक है।